हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 2 दिसंबर और आज के इस सेशन में 2 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। 1 जनवरी 2023 को बासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता कौन ग्रहण करेगा? भारत, फ्रांस, जापान या ब्रिटेन? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने कहाँ पर पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, पहला जो तटीय सुरक्षा सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में इसका उद्घाटन रक्षा सचिव जी के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो सम्मेलन है ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, यानी कि 2 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का जो विषय है वो तटीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयास है। अब डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, जैसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? बिहार में। राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया था? तो याद रखेंगे, उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सिलहट। इंडिया चैम 2022 सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1978 में की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं वीएस पठानिया। तो ये पॉइंट आप सभी को भारतीय तटरक्षक बल के बारे में याद रखने हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड, जो बीएसएफ स्थापना दिवस परेड है, अभी तक इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में होता था। पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली के बाहर इस परेड का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? पंजाब, अमृतसर में। याद रखेंगे आप सभी, कहाँ पर इसका आयोजन होगा? तो अमृतसर में इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये परेड कब होने वाली है? तो 4 दिसंबर को होगी। कब? 4 दिसंबर 2022। और इसका जो उद्घाटन है वो अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही में याद रखेंगे कि पहली बार यह परेड दिल्ली के बाहर आयोजित की जा रही है। आगे डिस्कस कर लेते हैं बीएसएफ से ही संबंधित। तो फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बीएसएफ है ये किस सीमा की सुरक्षा करती है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, इस पर कौन सा फोर्स तैनात है? बीएसएफ। भारत की जो इसके अलावा आपका यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है, इसकी भी सुरक्षा कौन करता है? बीएसएफ करता है। साथ ही में याद रखेंगे कि म्यांमार से जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इसकी सुरक्षा भी बीएसएफ के द्वारा की जाती है। अब आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत की जो चाइना से सीमा लगती है, इसकी सुरक्षा कौन करता है? आगे डिस्कस कर लेते हैं। इस वर्ष बीएसएफ अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे 58वां। देश की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीएसएफ को जाना जाता है।
आगे डिस्कस करेंगे बीएसएफ के बारे में। फ्रेंड्स, बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका जो आदर्श वाक्य है वो है ड्यूटी अनटू दैट। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। और पहले महानिदेशक कौन थे इसके? तो के.एफ. रुस्तम जी थे। इनका नाम भी आप सभी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, जो बीएसएफ है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन के किस साधन के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो जो डीजी यात्रा सुविधा है ना, ये हवाई यात्रा के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि एक ऐप के थ्रू आपके फेस के जरिए आपकी पहचान की जाएगी, जिसे डीजी यात्रा कहा जा रहा है। और इसकी जो शुरुआत है पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर की गई है, जिनके नाम आप सभी को याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत है वो जो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ से की गई है। साथ ही में केम्पेगौड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलोर में है, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। और अगर बात की जाए डीजी यात्रा की, तो सुविधा केवल घरेलू उड़ानों के लिए होगी इसकी फिलहाल, है ना, जो शुरुआत की गई है। और फिर डीजी यात्रा सुविधा के तहत प्रारंभ में 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया है। पहले चरण में 3 हैं, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर। दूसरा चरण जो कि मार्च 2023 से शुरू होगा, जिसमें 4 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। और ये 4 हवाई अड्डे कौन से हैं, इनके नाम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसके अलावा याद रखेंगे विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर जो डीजी यात्रा की शुरुआत होगी वो मार्च 2023 से होगी। आगे डिस्कस करेंगे किसकी मंजूरी के बाद आईडीएफसी एएमसी का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मंजूरी दी गई है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? तो सेबी ने अपनी मंजूरी दे दी है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे कि सेबी भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो आईडीएफसी एएमसी की स्थापना 2010 में आईडीएफसी वित्तीय कंपनी के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स, यह भारत में 9वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं बंधन बैंक के बारे में। तो फ्रेंड्स, बंधन बैंक एक एनजीओ के रूप में शुरू हुआ और बाद में इसे एनबीएफसी एमएफआई में बदल दिया गया। इसे 2015 में एक निजी क्षेत्र के बैंक में परिवर्तित कर दिया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं, और इसकी जो टैगलाइन है बंधन बैंक की वो है आपका भला सबकी भलाई। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि मुंबई में किस किस के मुख्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस म्यूजियम ने हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, ये जो यूनेस्को पुरस्कार है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम को दिया गया है। डिस्कस करेंगे इसी पुरस्कार से संबंधित। तो फ्रेंड्स, वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन के लिए पुरस्कारों के लिए 6 देशों की 13 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें भारत के 4 स्थान शामिल हैं। कितने? याद रखेंगे, 4। इसके अलावा अफगानिस्तान के हैं, चाइना के हैं, ईरान है, नेपाल है और थाईलैंड है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो ऐसे सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देना है जिसके संरक्षण के प्रयास किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि भारत को ये पुरस्कार कहाँ कहाँ दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, उत्कृष्टता का जो पुरस्कार है ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम, और ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है। पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये मुंबई, महाराष्ट्र में है। अब कमेंट्स करके बताइए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, इनकी जो ध्वज है वो हाल ही में, इनकी जो मोहर है फ्रेंड्स, वो हाल ही में किस ध्वज में प्रयोग की गई है?
विशिष्टता के आधार पर अगर बात करें तो गोलकुंडा की बावड़ी को दिया गया है, और गोलकुंडा की जो बावड़ी है ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। मेरिट पुरस्कारों में अगर बात की जाए तो डोमकोंडा किला जो कि तेलंगाना में है, इसे पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा भाईकला स्टेशन, और ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है। फ्रेंड, चारों ही जगह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। आगे डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है इसका द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है, और यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो है ऑद्रे अजोले। आगे डिस्कस करेंगे भारतीय और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय अग्नि युद्ध अभ्यास का 12वां संस्करण फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो अग्नि युद्ध अभ्यास है ना, ये सिंगापुर के साथ हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो जगह का नाम आप सभी याद रखेंगे, फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, और ये कहाँ पर आता है? तो ये महाराष्ट्र में आता है। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि अग्नि युद्ध जो अभ्यास है इसमें भारत किस देश के साथ अभ्यास करता है? तो याद रखेंगे सिंगापुर के साथ करता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में। तो किस देश के साथ हरीमो शक्ति अभ्यास किया है भारत ने? तो ये मलेशिया के साथ किया गया है, और इसका जो आयोजन है वो भी मलेशिया में हुआ था। सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित अभ्यास सुदर्शन प्रहार, ये कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे उत्तराखंड में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच। अगला सवाल है कि निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? तो फ्रेंड्स, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य जो हासिल करने की कार्बन कैप्चर रिपोर्ट है ना, ये नीति आयोग ने जारी की है कि कैसे हम 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कार्बन कैप्चर रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में फ्रेंड्स। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नीति आयोग की जो स्थापना है वो योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। प्रथम उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे अरविंद पंगाड़िया है। अब आप कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है? तो फ्रेंड, चुनाव आयोग ने सिर्फ एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है। कहाँ पर? गुजरात में। याद रखेंगे आप सभी, कहाँ पर बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने सोमनाथ जिले के गिर जंगल में एक मतदाता के लिए एक मतदान केंद्र स्थापित किया है। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, है ना। यह केंद्र घने जंगलों में स्थित वाणेश्वर महादेव मंदिर के महंत हरिदास उदासीन के लिए बनाया गया। आप सभी को ज्ञात है कि जो गिर है ये दुनिया में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र अभयारण्य है, और ये कहाँ पर आता है? तो गुजरात राज्य में आता है। ठीक है। गुजरात की 15वीं विधानसभा का चुनाव 1 और 5 दिसंबर 2022 को हो रहा है। ठीक है। तो ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, और मतगणना कब होगी? 8 दिसंबर को। ठीक है। मौजूदा 14वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। अब आप बताइए कि जो गुजरात है यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? अगला सवाल है कि अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस जो अवार्ड है ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। दलाई लामा से आप सभी याद रखेंगे कि लद्दाख का जो सर्वोच्च सम्मान है ये इसी साल किसे दिया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में किस भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं? विज्ञान भवन में दिए हैं। और किसने दिए हैं? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिए गए हैं। 53वें IFFI में संस्कृति यानम में हाल ही में कौन सी विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई? तो पहली दिखाई गई फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार किसने दिया है? तो फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार है ना, ये दिया गया है स्पीकर ओम बिरला के द्वारा, जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, और इन्होंने ही यह पुरस्कार वितरित किए हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं। कार्यक्रम का जो आयोजन है वो लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन परिसर में किया गया। फ्रेंड्स, हिंदी पखवाड़ा हिंदी भाषा की सुंदरता का प्रचार करने का एक अवसर है और हिंदी भारत की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर है भारत। फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1 जनवरी 2023 को बासेनार व्यवस्था की जो अध्यक्षता है वो भारत ग्रहण करेगा। अब डिस्कस करेंगे बासेनार व्यवस्था के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है वो जुलाई 1996 में बासेनार नीदरलैंड में की गई थी। पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा बासेनार किस देश में है? तो याद रखेंगे ये नीदरलैंड में है। फ्रेंड्स, यह 42 सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। सदस्य देश पारंपरिक हथियार और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता है 2023 में वो भारत करने वाला है ना। अब डिस्कस करेंगे कल की क्लास के बारे में। तो देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 23वां संस्करण 1 दिसंबर से कहाँ शुरू हो चुका है? तो ये नागालैंड में हुआ है। किस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी होंगी? तो ये कहाँ की रहने वाली हैं फ्रेंड्स? तो ये फ्रांस की रहने वाली हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये प्रतिमा होगी महात्मा गांधी जी की। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है दीपा मलिक, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है? हिमालयी याक को दे दी गई है फ्रेंड्स, है ना। याद रखेंगे आप सभी। खबरों में रही कोलकली कला का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, ये जो कला है ना, ये केरल में काफी प्रसिद्ध है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 EOS-6 को किसने लॉन्च किया है? तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी री-हब परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड राज्य में। पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का कौन सा पुरस्कार जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। सेना की सुदर्शन चक्र को ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया? तो इसका जो आयोजन है वो राजस्थान राज्य में किया गया। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। आगे डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, ये बोलिविया। कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? शिकाकू द्वीप। किस देश में स्थित जावा द्वीप को देश का हृदय स्थल भी कहा जाता है? इंडोनेशिया। कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? बेकाल झील, और ये कहाँ पर है? रसिया में। भारत के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले किस भाषा में प्रयोग किया गया था? ग्रीक भाषा में। कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? ENIAC।
विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है? रतौंधी। भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड रिपन ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? तो याद रखेंगे, नवपाषाण काल में हुई थी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। RS-200 रोहिणी सराउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? स्काई रूट, इसरो, नासा या स्पेस एक्स? इस सवाल का आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। खबरों में रहा ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड, 6 महीने का करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है जिसमें आपको जून 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो इस वीडियो को भी आप सभी देख सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा में आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस क्लास में से देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।